हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में। मेरा सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका आयनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में सबसे पहला बॉन्ड है जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कोई एक्सेप्शनल बातें नहीं करी गई, सिंपल जो आपने जैसे जहाँ से पढ़ा है उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम टू फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो मैं लिखे देता हूँ बिना देर किए, आयनिक बॉन्ड है क्या? द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन आदमी टू अनदर आदमी, है ना। एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र की वजह से जो बॉन्डवा बनेगा ना, जो अट्रैक्शन होगा, उसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सिंपल आयंस के बीच में बॉन्ड बनता है, कंप्लीट आयन बनता है। कोई पार्शियल चार्ज यहाँ डेवलप नहीं होता, पूरी तरह से चार्ज क्या होता है आपका डेवलप होता है, क्योंकि एक एटम पूरा अपना इलेक्ट्रॉन देता है पूरी तरह से, 1-2 जितना भी देना होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन 1-2 जितना इलेक्ट्रॉन लेना होता है वो लेता है बढ़िया से। तो अब इतनी बात तो डिफिनीशन में तो कोई बहुत बड़ा हम तीर बताए नहीं हैं। और बॉन्ड बनता ही इसलिए क्योंकि एनर्जी को कम करना होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो एनर्जी मोर देन 40 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा है। तो ये बातें तो हो ही चुकी हैं, पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया। अब दो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जानना है कि आयनिक बॉन्ड बनता क्या। वो दो लोग जिसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनने की संभावना ज़्यादा होती है, और यह आयनिक बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आपका बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको टिक करना है, वो कंडीशन देखना है। क्या कंडीशन है सब समझते हैं। जो आपका कंडीशन टू फॉर्मेशन, कंडीशन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, वो कौन कौन है बेचारे जो अपने इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसके लिए दो बातें होनी चाहिए। वो एटम जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, एक वैसे एटम जो आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना। एक एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। तो एटम दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हैविंग लेस आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और दूसरा एक भाई इसका दूसरा कंडीशन, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन दूसरा लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, एटम दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कम पैसे पे इलेक्ट्रॉन दे दे, बट इलेक्ट्रॉन लेने वाला उसी को ज़्यादा पैसा लगा के क्या करे? खरीदे, है ना। कि देने के लिए तो 10 रुपया लगा, लेकिन जब हम ले रहे हैं उसको 1000 रुपये में करके ले रहे हैं, तो वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब एक आइटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अब आपको पता है कि ये जो प्रोसेस हो रहा पूरा एनर्जी का खेला है भाई, है ना। तो जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है डेल्टा एच आयोनाइजेशन, वो आपका एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एफिनिटी, वो आपका एक्सोथर्मिक है, वो वैल्यू निगेटिव आती है। तो जितना ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होगा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसीलिए हमने आपको बताया कि लेस आयनाइजेशन इंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अगर दो एटम के बीच में ये दो ही मात्र कंडीशन है, ये कंडीशन अगर होते हैं तो आपका आइटम आयनिक बॉन्ड बनाएगा, अदरवाइज आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के मैंने कंडीशन बताए। अब एक दो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, इलेक्ट्रोबैलेंसी वगैरह बताता हूँ, और आयनिक बॉन्ड को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें देखेंगे और क्या हम सीख सकते हैं। तो होपफुली ये आपको बात समझ में आई, ठीक है। देखते रहिए। थोड़ा सा मैं आयनाइजेशन इंथैल्पी आपको बता देता हूँ। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम।
किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग देते हैं ना, वही एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो मतलब आपने लिया है यहाँ सोडियम, सपोज़ कि आपने यहाँ लिया है सोडियम। अब सोडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है या कम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कई सारे फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने यहाँ सोडियम लिया है, जिसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन करोगे तो बेटा होगा 2,8,1। ये आपका 2,8,1। कहीं कहीं आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन को ऐसे भी लिख सकते हो सोडियम को, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन एकदम इनर्ट गैस, नोबल गैस की तरह है। आपका 10 है, यहाँ नियॉन लिख सकते हो और यहाँ आपका 1 लिखा जा सकता है। ठीक है। दूसरा, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती, हाईएस्ट होती पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो आपका क्लोरीन है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन है आपका 2,8,7। अब यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आपका यहाँ हो जाए नियॉन और यहाँ आपका हो जाए क्या, आपका 7। ठीक है, इतना लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करेगा क्या, अब ये जो सोडियम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा। अब लॉस करने का रीज़न है कि लॉस अपने आप नहीं करेगा, समझ लीजिए कोई भी एटम कभी अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करता है। लॉस गेन करने के लिए उसके पास किसी को आना पड़ेगा, तो आया है ना क्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसका अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है भैया, लॉस कर दिया है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वेशन के बेसिस पे देखेंगे, यहाँ 281 होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वेशन क्या हो जाएगा, 28। तो आप कह सकते हो सर ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वेशन को अचीव कर लिया, तो ये भी एक स्टेबिलिटी है। एनर्जी लॉस करना तो सबसे बढ़िया जरूरी काम है स्टेबिलिटी के लिए, तो नोबल गैस तो अचीव कर ही लिया है। दूसरा, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वेशन है 287 है बेटा, और इसने अपना, अब क्या करेगा, ये करेगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। रीजन है गेन करने का कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत क्या है, आपका ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके क्लोराइड आयन बना लेगा। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वेशन देखेंगे तो 288 हो जाता है। तो दोनों आपके, चाहे नोबल गैस से समझो, चाहे एनर्जी के बेसिस समझो, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस समझो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस समझो, बट आप समझो, क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो आप देखिए अब क्या हुआ, अब आपका बन गया है एक सोडियम आयन और आपका एक बन गया है क्या, क्लोराइड आयन। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। इसका इलेक्ट्रॉन देने का रीजन है इसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका इलेक्ट्रॉन लेने का रीजन है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसने दिया, इसने लिया, अब दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। जब दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, सपोज करिए ये दोनों एक दूसरे को बढ़िया से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसी अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों में जो बॉन्ड बनेगा, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और आपका ये सॉलिड बनता है, NaCl आपका कैसा है, सॉलिड है। सॉलिड होने का रीज़न है कि यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एटम के बीच में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुई है, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से क्या हुआ, आपका ट्रांसफ़र हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने रखा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और इलेक्ट्रोबैलेंसी भी मैं आपको साथ साथ में बताता हूँ आयनिक बॉन्ड के अंदर। अब आप देखिए आयनिक बॉन्ड का मैंने एग्जाम्पल लिया। इसी आयनिक बॉन्ड में एक और टर्म आता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोबैलेंसी। इलेक्ट्रोबैलेंसी, बैलेंसी तो हम लोग जानते हैं, बैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड बैलेंसी। बट व्हाट इज द इलेक्ट्रोबैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब आपका जो ऐसा कंपाउंड बने जिसमें आयनिक बॉन्ड हो, उस आयनिक बॉन्ड बनाने में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोबैलेंसी कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड।
आयनिक बॉन्ड बनने में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रो बैलेंसी कहते हैं। तो अभी आपने देखा है NaCl का अगर हम एग्जाम्पल लिए हैं तो NaCl का जो इलेक्ट्रो बैलेंसी है, इलेक्ट्रो बैलेंसी आपने देखा एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ तो क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से अगर हम MgCl2 लेते हैं, MgCl2 तो आपको पता है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, एक क्लोरीन को, दूसरा दूसरे क्लोरीन को। तो टोटल आप चाहो तो चेक कर सकते हो, यहाँ मैग्नीशियम है, देख लीजिए यहाँ का 2,8,2 होगा। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, आप देख लीजिए प्यार से, ये मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, एक इधर ट्रांसफ़र करेगा। तो टोटल ओवरऑल जो ट्रांसफ़र हुआ है इलेक्ट्रॉन का वो 2 ट्रांसफ़र हुआ है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है तो इसकी जो MgCl2 है, इसकी जो इलेक्ट्रो बैलेंसी आएगी वो इलेक्ट्रो बैलेंसी कितनी आएगी भाई, इलेक्ट्रो बैलेंसी आपकी 2 आएगी। तो इलेक्ट्रो बैलेंसी क्या है ना, आयनिक बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या है, आयनिक बॉन्ड बनता क्या है, ये बातें मैंने आपको बताई है मात्र 10 मिनट के अंदर। अब जो आपको पढ़ना है वो नेक्स्ट टॉपिक है, जहां आपकी 2 एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे, एक लैटिस एनर्जी और एक हाइड्रोजन एनर्जी, और इनका सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, मात्र हम लोग फिर से अगला 10 मिनट का लेक्चर लेंगे, 10-10, 15-15 मिनट का लेक्चर ले रहे हैं ताकि आप आराम से इसको पढ़ो, रिवाइज़ करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाओ, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व करिए, 100% गारंटीड है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।